नमस्कार, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते होंगे कि जो लोग बिहार में नहीं रहते वो शायद ये सोचते हैं कि बिहार में कुछ भी हो उन्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको हम ये बताना चाहेंगे कि बिहार भी भारतीय राजनीति की एक छोटी सी प्रयोगशाला है और जो कुछ बिहार में इस बार होगा उसका असर आपको देश की राजनीति पर भी साफ साफ देखने को मिलेगा। और आज हम आपकी मुलाकात पिता और पुत्र की ऐसी जोड़ी से करवाने वाले हैं जिनका असर आपको बिहार के चुनाव पर देखने को मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ हैं रामविलास पासवान और उनके पुत्र चिराग पासवान। और ये दोनों यानी ये जो जोड़ी है एक बिग प्लेयर के तौर पर बिहार में इस बार उभर कर सामने आ रही है। लेकिन आगे क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, और आपको ये भी हम बता दें कि इस वक्त हम दिल्ली के 12 जनपद पर हैं। 12 जनपद यानी 10 जनपद के बगल वाला बंगला और 12 जनपद को देश की दलित राजनीति का अखाड़ा माना जाता है और उसी अखाड़े से ये इंटरव्यू हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पासवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चिराग, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में आपसे ही करूँगा। इस वक्त आपका ये जो बंगला है ये एक अखाड़े की तरह नज़र आ रहा है, तो उम्मीदें, तैयारियाँ और असल धरातल तीनों के बारे में हमें बताइए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि ये जो मकान है, बंगला है, ये इसमें मैं 26 साल से रह रहा हूँ। 1989 में जब बीपी सिंह जी की सरकार थी और पहली बार मैं श्रम एवं कल्याण मंत्री बना था तो तब मैं आया था। और इस 26 साल में हमने राजनीति में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और 6 प्रधानमंत्री के साथ में काम करने का भी मौका मिला। और बिहार का जो भी चुनाव है उस चुनाव में बिल्कुल हमको साफ साफ दिखलाई पड़ रहा है कि जैसे दीवार पर लिखा होता है उस तरीके से लिखा हुआ है कि बिहार की जनता इस बार जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके विकास के नाम पर वोट देने जा रही है और विकास का मुद्दा को लेकर के हम बिहार में जाएंगे और हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि 2/3 बहुमत से जीत करके हम आएंगे। जी, आपको लगता है ये नीतीश कुमार के ऊपर ये सब भारी पड़ेगा? नीतीश कुमार और लालू यादव जो एक साथ आए हैं। देखिए, नीतीश कुमार लालू यादव जो एक साथ आए हैं ये माइनस पॉइंट हो गया है। ये दोनों के लिए माइनस पॉइंट है, चूंकि नीतीश कुमार का ही जंगल राज का नारा दिया हुआ नीतीश कुमार का था। लालू के राज को इन्होंने जंगल राज कहा और आप फिर उस जंगल राज को मंडल 2 राज कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप मंडल 2 का मतलब क्या है? मंडल 2 का मतलब यही है कि आप कहना चाहते हैं कि हम पिछड़ों के हाथ में सत्ता को सौंपना चाहते हैं। तो 25 साल से तो बिहार में चाहे लालू राबड़ी जी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो या थोड़े दिन के लिए जीतन राम मांझी की सरकार हो, तो पिछड़ों की ही सरकार रही है ना। तो पिछड़ों की सरकार में आपने क्या किया पिछड़ों के लिए? आपको ऐसा लगता है कि लालू की मौजूदगी से नीतीश कुमार के चांस खराब हुए हैं या नीतीश कुमार ने लालू का खेल खराब किया? दोनों ने एक दूसरे को खराब किया है। अभी देख रहे हैं जो हालत हो रही है दोनों की तरफ से। नीतीश कुमार के पास में 100 कुल मिलाकर के 123 एमएलए हो गए थे। अब 123 एमएलए से काट करके 100 एमएलए पर उन्होंने लाया है। वहाँ बगावत क्या कहते हैं कि शुरू है। लालू प्रसाद यादव जो है हमेशा जो है 250 सीट से नीचे नहीं आते थे और वो भी अपना मनपसंदा सीट चुनते थे। इस बार जो है उनको 100 सीट पर सिमट कर रह जाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी को वो 3 एमपी दिए थे रोटी के टुकड़ा के समान, आज उस कांग्रेस पार्टी को 41 सीट इनको देना पड़ रहा है। इस बार चुनाव में असल में सबकी पावर, सबकी ताकत कम हुई है। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल चिराग से है। चिराग, आपको 40 सीटें मिली और थोड़े दिन पहले आपने कहा था कि आपको वो बात पसंद नहीं आई, कुछ मन में आपके बात रह गई। आप 40 सीटों से खुश हैं? आपको लगता है कि जितनी आपकी काबिलियत थी उतनी आपको मिली है, या आपको जैसे लालू और नीतीश की ताकत कम हुई है वैसे ही बीजेपी में जाके आपकी भी ताकत कम हुई है? देखिए, बिल्कुल आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी और जिस दिन का आप जिक्र कर रहे हैं उसके अगले दिन भी मैंने प्रेस वार्ता करके पूरी स्थिति स्पष्ट की थी, क्योंकि इससे एक दिन पहले सूत्रों के हवाले से बहुत प्रमुखता से ये खबरें चलें कि लोक जनशक्ति पार्टी नाराज है। अगले दिन प्रेस वार्ता करके मैंने स्थिति को स्पष्ट किया कि नाराजगी नहीं है,
बट हाँ, हमारे कैडर में ज़रूर थोड़ा असंतोष है, जिसको लेकर हम लोगों की कुछ चिंताएं थी। कुछ कहा गया था, जो अनाउंस किया गया, दोनों में थोड़ा सा अंतर था, और इस बात को मैं समझ सकता हूँ। गठबंधन की मजबूरियों को मैं समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 4 बड़ी पार्टियों के साथ अलायंस में है। उसमें हमारी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, मांझी जी की पार्टी है। मैं समझता हूँ 4 पार्टियों के साथ तालमेल बैठाने में एक ह्यूमन एरर हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। तमाम स्थिति उस रात भी स्पष्ट हो गई थी जब मैं अमित शाह जी से मिला। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ कंपेयर किया गया और उनके बराबरी पर तोला जा रहा है, ये बात आपको अच्छी लगती है? देखिए, जब आप गठबंधन में हैं, आप एक अलाई हैं और आप सारे एक स्तर पर हैं, एक समान हैं, आप इकट्ठे होकर उस गठबंधन को मजबूत करने की बात करते हैं। और जो आपका एक अल्टीमेट लक्ष्य है, जो आपका एक टारगेट है कि आपको बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों के साथ सरकार बन रही है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बट ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों के साथ एक मजबूत सरकार बनाना। 243 जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उसमें मैं चिन्हित नहीं कर रहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी हैं या राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशी हैं, तमाम एनडीए के प्रत्याशी हैं, और उसमें हर घटक दल की एक अपनी भूमिका है उस प्रत्याशी की जीत में। तो इसीलिए आज की तारीख में किसको किसके लेवल पे देखा जा रहा है, हम सब एक ही स्तर पर हैं, एक समान लेवल पर हैं। पर मांझी जब ये कहते हैं कि एलजेपी 40 सीट डिजर्व नहीं करती, वो पार्टी जिसका कि विधानसभा में एक भी एमएलए नहीं है, उसको आपने 40 सीटें दे दी, वो इसके लायक नहीं है, तो जनता को तो पहले से ही जाता है ना कि भाई ये तो चुनाव से पहले ही एक दूसरे के बारे में इनकी क्या राय है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मांझी जी, मैंने लगातार इस बात को कहा है, मांझी जी हमारे परिवार के सदस्य के समान हैं। उनके साथ व्यक्तिगत हम लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। कभी कभी मैं समझता हूँ कुछ परिप्रेक्ष्य ऐसे रहते हैं जिसमें ये सारी बातें कह दी जाती हैं, बट जब तक मैं पूरा उसका बैकग्राउंड नहीं समझूं, तभी मैंने पिछली बार भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, क्योंकि मुझे परिप्रेक्ष्य ही नहीं पता कि क्यों उन्होंने सारी बातें बोली। तो जब तक मैं समझूंगा नहीं, टिप्पणी करने का औचित्य नहीं बनता है। बात विवाद में फंसने की बात नहीं है, क्योंकि अंतोगत हम लोग को एक साथ होकर, इकट्ठे होकर हम लोग को चुनाव में जाना है। पासवान जी, आपके बारे में ये कहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी राजनीतिक जीवन में पतझड़ नहीं आता, हमेशा सत्ता की बहार आपके जीवन में हमेशा रहती है, इसीलिए आप 26 साल से ये मकान में भी हैं जो कि 10 जनपद के बगल में है। बिहार में बहुत सारे लोग आपको मौसमी चिड़िया कहकर भी पुकारते हैं। वो ये कहते हैं कि रामविलास पासवान को पहले से पता होता है कि हवा किस तरफ चल रही है। तो आप कैसे ये भांप पाते हैं? जैसे हमने कहा कि प्रधानमंत्री कोई भी रहे, सरकार किसी की भी रहे, लेकिन उसमें एक मंत्री पद आपके लिए रिजर्व रहता है। देखिए, हम लोग बचपन में थे तो वो नारा लगता था, जब ये हम नवासी की बात करते हैं, लोग नारा लगाते थे कि देश की मजबूरी है, पासवान जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसी बात नहीं है कि हम सत्ता में कभी गए हैं। हम जहां गए हैं, सत्ता आई है, कुछ न कुछ प्लस पॉइंट उसके हुए हैं, चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो। जिसमें हम एनडीए में गए थे अटल जी के समय में, उसमें हम पावर में तो नहीं थी एनडीए, हम गए थे पावर में। उसके बाद आई यूपीए में सोनिया गांधी, जब आई हमारे यहाँ पैदल चल करके 10 नंबर से, उस समय पावर में नहीं थी। लेकिन ये तो कहते हैं आपको सत्ता की खुशबू पहले से आ जाती है कि आज सत्ता अब यहाँ से आएगी। नहीं, सत्ता की खुशबू नहीं आती है। सबसे बड़ी बात होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कभी कभी जो लोग होते हैं, अब सपोज कर लीजिए कि मान लेते हैं कि इसी बार की बात है, हमको कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि हम यूपीए में थे, हमको छोड़ने में झिझक हो रही थी, लेकिन इन लोगों का बर्ताव ऐसा हुआ कि हम तो सहन कर लेते या कर लिए थे, लेकिन चिराग जो है सहन नहीं कर पाया। इसने कहा कि नहीं पापा, हम जो है कहते हैं कि ये करप्ट लोगों के साथ में नहीं जाएंगे, ये अहंकारी लोगों के साथ में नहीं जाएंगे। और देश का नब्ज क्या कहते हैं कि जो नौजवानों का नब्ज है वो क्या कहते हैं कि चल रहा है। गर्म खून था। हाँ, नहीं गर्म खून नहीं, मतलब चिराग में एक बात हम देखेंगे कि आप अक्सर जो है नौजवान में जो है सिर्फ जोश होता है, लेकिन हम चिराग के कह सकते हैं कि चिराग के पास में जोश भी है, होश भी है, एक परिपक्व नेता भी है। अब ये जो आपने मौसम वैज्ञानिक कहा, ये लालू जी का दिया हुआ है, तो हमको नहीं पता है कि लालू जी ने हमको सप्लीमेंट किया कि हमको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। क्योंकि यदि आप पॉलिटिक्स में हैं और आपको पता नहीं है कि पॉलिटिक्स किस करवट ले रही है, देश दुनिया में लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में जो है आप शुतुरमुर्ग के समान, एक शुतुरमुर्ग होता है हम लोग के यहाँ, वो मुंह को नीचे कर लेता है, पांव को ऊपर कर लेता है, कहता है कि हम धरती को, आकाश को रोक लेंगे। तो इसलिए और हम, जैसा कि मैंने कहा कि हमको तो साफ साफ दिखलाई पड़ रहा है एक मौसम वैज्ञानिक की तरफ से कि बिहार में जो है
इस बार सत्ता का परिवर्तन होगा, एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से आएगी। चिराग, आपने फिल्मों में भी काम किया है और आप जो युवा पीढ़ी है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई मुझे ऐसी 4-5 बातें बताइए कि जो आप में और पासवान जी में अलग अलग हैं। मान लीजिए आपने एक फिल्म की होती जिसमें आप नायक होते और वो फिल्म राजनीति के ऊपर होती, उसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आप शायद नहीं करते लेकिन यहाँ आप वो सब कर रहे हैं? फिल्म में हम देखते हैं वहाँ परिवारवाद नहीं होता है, वहाँ जातिवाद नहीं होता है, राजनीति की मजबूरियां नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं होती नहीं, हैं। मैं इससे ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे भी कर ही रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं जातिवाद पर बिल्कुल भी मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि शायद आज की तारीख में मैं चंद उन नेताओं में से हूँ जो कि मन से खड़े होकर ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि मुझे जातिवाद पर विश्वास नहीं है। मेरी लड़ाई मैं किसी वर्ग विशेष की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मैं वहाँ पर अगर आज की तारीख में अगर मैं बिहार के युवाओं की अगर मैं बात करता हूँ, हर वर्ग के युवा की बात करता हूँ और हर उस वंचित वर्ग की बात करता हूँ जिसके पास इतने सालों के बाद भी आज भी मूलभूत जरूरतों का अभाव है। आज भी हमारे बिहार का ही लड़का दूसरे प्रदेश जाता है शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बम्बई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए या कोई दिल्ली का लड़का बिहार जाता हो रोजगार के लिए। सिर्फ बिहारी युवाओं का पलायन होता है। तो मेरी चिंता, मेरी लड़ाई तमाम उन बिहारी युवाओं के लिए है या हर उस वंचित वर्ग के लिए है जिनके पास आज़ादी के 68 साल के बाद भी पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं है। मैं परिवारवाद की बात करता हूँ। अब आपके जो पड़ोसी हैं राहुल गांधी, उनके ऊपर भी यही आरोप लगता है कि परिवारवाद है। आपके ऊपर भी यही आरोप लगता है कि परिवारवाद है। मान लीजिए अब लोकसभा में एक ही परिवार के 3 लोग हैं। अब ये आपकी लिस्ट है जो आपने नई अभी निकाली है, उसमें भी परिवार के बहुत सारे लोग हैं, चाचा हैं, फिर चाचा के बच्चों को भी सीट दी जा रही है। ये परिवारवाद वाला जो आपके ऊपर आरोप लगता है, इससे आप कैसे निपटेंगे? और इसको आप यहीं से अपने आप से शुरू कर सकते हैं। मैं अपने आप से अगर शुरू करूं तो अभी तो मैं यही कह सकता हूं कि जस्ट बिकॉज आई एम द आउटकम ऑफ अ सिस्टम डजंट मीन आई कैन नॉट चेंज द सिस्टम। कोशिश कर रहा हूं, ईमानदार कोशिश कर रहा हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं इसको बोलता हूं, कबूलने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मेरी इस बारे में अक्सर बातचीत होती है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं परिवारवाद या वंशवाद का मैं पक्षधर नहीं हूँ। बट हाँ, हैविंग सेड दैट, जस्ट बिकॉज कि आप किसी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, सिर्फ यही एक कारण बनता है कि आपको राजनीति में नहीं आने देना चाहिए अगर आप में क्षमता है उसके बावजूद। मुझे लगता है कि अंतोगत्वा सुधीर जी ऑनेस्ट बात है, पब्लिक डोमेन पे आज की तारीख में हम लोग खड़े हुए हैं। मैं एक राजनीतिक परिवार से आऊँ, मेरा सौभाग्य हो सकता है पर वो मेरी काबिलियत नहीं हो सकती। सौभाग्य से मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है बट चुनाव जीतने के लिए मेरे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। हम लोग पब्लिक डोमेन पे खड़े हैं। अगर आज की तारीख में अगर परिवार से कोई गलत व्यक्ति सामने प्रोजेक्ट किया जाता है तो शायद वो लड़ने का उसको मौका मिल जाएगा, बट जीतने के लिए उसको जनता का भरोसा पहले जीतना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि परिवारवाद की वजह से किसी क्षमता को भी रोका जाना चाहिए, वो भी गलत है। बट हाँ, बेवजह किसी को प्रमोट भी नहीं किया जाना चाहिए। आप दोनों के बीच में मतभेद होता है कभी किसी चीज को लेकर पासवान जी? नहीं, देखिए मतभेद नहीं, हम लोग आप कभी पासवान नहीं, कभी आप चिराग को ये कहते हो कि भाई अभी तुम बच्चे हो, तुमने राजनीति नहीं देखी? देखिए, हम एक बात कहते हैं कि चिराग पहले बहुत झिझकती ये कोई चीज हमसे साफ साफ नहीं बतलाते थे। जैसे फिल्म में जाने का हुआ तो हमको नहीं मालूम था, मम्मी के माध्यम से। तो हाँ, स्वाभाविक है कि लड़का जो है वो माँ से ज़्यादा जो है खुल करके बातचीत करता है, लड़की का प्यार बाप के प्रति अधिक रहता है। तो ये बात सही था कि चिराग क्या कहते हैं कि फिल्म में जब गया तो हमको इस बात की जो है बहुत बाद में भनक मिली। फिर राजनीति में भी चिराग आया तो हमको बाद में जानकारी मिली कि चिराग चाहता है, और हम कभी चिराग को हमने रोका नहीं कि चिराग को किस रास्ते पे जाना है। और चिराग शुरू में झिझकते थे, लेकिन आज हमें इस बात का खुशी है कि हमारा रिश्ता एक बाप बेटा के समान ही नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट्री कहिए, एक सहयोगी कहिए, एक साथी कहिए। वो अपना बाप बेटा का रिश्ता अपने वो है, उसमें कोई मतलब कोई है नहीं। और जो आपने कहा कि परिवारवाद कहा, तो हमारा सीधा जितना मतलब है कि परिवार एक अलग होता है, बाद अलग होता है। आप मान लेते, सपोज कर लीजिए कि आपका संतान है कोई, तो उस संतान को आगे बढ़ाना, उसको संरक्षण देना, ये भी आपकी जरूरी जवाबदेही क्या कहते हैं कि बनती है। तो इसलिए चिराग का और हमारा जो आपने रिश्ता की बात कही, उसमें हम लोग खुल करके बात करते हैं। कभी कभी क्या कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी क्या कहते हैं होता है। ऐसी बात नहीं है कि बात भी होते हैं, चूंकि हमारा जो एक एज है या जो हमारा एक
काम करने का एक तरीका है और जो चिराग का एक नया एज है और उसमें जो काम करने का तरीका है, ये ज्यादा आदर्शवादी हैं? ये थोड़े ज्यादा आदर्शवादी हैं? चिराग हम इस मामले में कबूल करते हैं कि चिराग क्या कहते हैं कि ज्यादा क्या कहते हैं कि इस मामले में आदर्शवादी हैं। हम उसमें थोड़ा जो है प्रैक्टिकल आप उसमें थोड़ी मिलावट करते हैं फिर थोड़ी बाद में। थोड़ी हाँ, हम जैसे अब जैसे हमारे आप जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए हम 3 भाई हैं, तो अब लोग कहता है तीनों भाई का उदाहरण देता है कि रामविलास पासवान का भाई के समान तीनों भाई होना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि हम कोशिश करते हैं कि मानते हैं कि जिसको आप परिवारवाद कहते हैं, तो उसमें मानते हैं कि हम थोड़ा जो है लचीला होते हैं। लेकिन चिराग का क्या कहते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, क्या कहते हैं कि हमको 2 चीज से लड़ना है। यदि हम करप्शन के खिलाफ में लड़ना चाहते हैं तो हमको करप्शन के खिलाफ में क्या कहते हैं कि लड़ना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक लड़ना चाहिए। हमारे सामने में जो है विजन क्या कहते हैं कि बिल्कुल साफ रहना चाहिए। हाँ, परिवारवाद में उतना ही दूर तक, जैसे अब पारस है तो पारस आज से तो एमएलए नहीं है, 77 से एमएलए हैं। अब 77 से कोई आदमी क्या कहते हैं कि एमएलए हो, 38-40 साल से एमएलए हो, हम उसको एक दिन में तो नहीं कह देंगे कि परिवारवाद के नाम पर उसको हटा देंगे। या रामचंद्र ही है, 3 टर्म से क्या कहते हैं कि लोकसभा के सदस्य हैं। और दूसरी बात हम भाई साहब कहना चाहते हैं कि पता नहीं लगता है कि ये क्या जितना पासवान टाइटल होता है सब हमारा संबंधी हो जाता है क्या? आप 40 सीट है, ये 40 सीट हम लोग का है, उस 40 सीट में आप देखेंगे तो एक पार्टी के अध्यक्ष के हैसियत से पशुपति कुमार पासवान क्या कहते हैं कि वो हैं ऑलरेडी क्या कहते हैं कि एमएलए हैं, उनको लड़ना ही था। एक क्या कहते हैं कि एक लड़का, एक क्या कहते हैं कि रामचंद्र का क्या कहते हैं कि क्या है। मैं आपको बता देता हूँ ना, देखिए 3 आपके रामविलास पासवान, चिराग पासवान, रामचंद्र पासवान, 3 एमपी आपके हो गए। एमपी पहले से है ना, पहले से। चलिए, पशुपतिनाथ पारस हो गए, फिर आपके पास प्रिंस राज हो गए जो रामचंद्र पासवान के और बेटे हो गए। तो कई बार ऐसा कहने का मन करता है कि ये रामविलास पासवान एंड सन्स या रामविलास पासवान एंड ब्रदर्स, इस पार्टी का नाम ये भी रख सकते हैं। अच्छा, नहीं, हम चिराग को हम अलग रखते हैं इसमें से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप टिकट देते हैं ना, जिताने का काम तो जनता ही करती है ना। आज मुलायम सिंह यादव 0 पर आउट हो गए रहते यदि उनके परिवार के 5 लोगों को खड़ा नहीं होता तो। उत्तर प्रदेश में जो आंधी चली भाजपा की, उस आंधी में सब साफ हो गए। 5 आदमी जीता मुलायम सिंह यादव का, वो केवल उसके परिवार का जीता। साफ हो गई रहती, क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। लेकिन 2 व्यक्ति क्या कहते हैं कि जीता, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, वो एक ही बाप और बेटा जीते। इतना सारा उठा पटक हो रहा है तमिलनाडु में, आखिर क्या कहते हैं कि जो करुणानिधि का जो है पूरा का पूरा यदि उसके परिवार के सामने में देखेंगे तो पूरे देश का परिवार सिमट के, लेकिन हम उसके समर्थक नहीं हैं, हम उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहते हैं। हर आदमी आप देखेंगे तो जो जितने भी पॉलिटिशियन हैं, मोर देन 60% पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिक्स में आता है। लेकिन वो सरवाइव करे नहीं करे उसके मेरिट के ऊपर में निर्भर करता है, लेकिन एक बार तो चांस उसको मिल ही जाता है। चिराग, मेरे हाथ में लिस्ट है जो आपने जारी की है। इसके आधार पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इस लिस्ट के आधार पर ये बता सकते हैं कि ये जाति के आधार पर बनाई गई लिस्ट नहीं है? मैं आपको ईमानदारी से मैं आपको इस बात को बोलूंगा। मैं क्योंकि जात पात में मैं विश्वास नहीं करता, तो मुझे जातीय समीकरण अभी भी मुझे समझ में नहीं आते हैं। मैं विनेबिलिटी को सबसे बड़ा फैक्टर रखता हूं। आज की तारीख में किसी भी प्रत्याशी को चुनने से पहले ना मैंने कभी किस जाति से वो आता है, उस क्षेत्र का जातीय समीकरण क्या है, मैंने आज तक ना पूछा, ना मुझे लगता कि पूछूंगा भी तो मेरी समझ में भी शायद नहीं आएगा। बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ सुधीर जी, आपको दिल्ली में पला बड़ा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ मैं अभी भी वो सारी चीज़ें। मैंने तमाम हमारे वहाँ के जितने कैडर हैं उस जिला के, जितने हमारे पदाधिकारी हैं उस जिला से, मैंने उनसे लिखित रिपोर्ट मांगी कि आप बताइए आपके अनुसार इस विधानसभा का अगर हम लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले तो हमारा प्रत्याशी कौन होना चाहिए। ये प्रत्याशियों का चयन सुधीर जी सिर्फ और सिर्फ उस आधार पर है, ना कि इस पर मैंने कोई जातीय समीकरण सेट करना चाहा, ना मैंने इसमें किसी और को परिवार की वजह से सेट करना। तो आप ये कह रहे हैं कि अब लोक जनशक्ति पार्टी दलितों की पार्टी नहीं रही? नहीं, देखिए, दलित तो सबसे बड़ी बात है कि दलितों का ऑलरेडी रिजर्वेशन है। कोई पार्टी कहे कि हम दलित विरोधी हैं, दलित समर्थक हैं,
जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, सुरक्षित क्षेत्र है, उसमें तो आप क्या कहते हैं कि देंगे ही। और जैसा कि चिराग ने कहा कि हमने कोई ना जात का लिस्ट मांगा, ना कोई धर्म का लिस्ट मांगा, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे पार्टी में उस एंगल से भी देखेंगे तो 2 लिस्ट निकला है और 22 में से 2 मुसलमान आए हैं। जी, ये जो जीजाजी सिंड्रोम है, ये पहले तो आपके पड़ोस से कांग्रेस पार्टी से निकल के आया था, लेकिन अब आपके यहाँ भी आ गया है। और अब जो चिराग के जो जीजाजी हैं वो भी अब आपसे नाराज हो गए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? उनकी नाराजगी इनसे ज्यादा मुझसे है। जिस तरीके से कल मैं सुन रहा था उनकी बातें, उनकी नाराजगी मुझसे ज्यादा है। सुधीर जी, मैं बहुत विनम्रता से इस बात को बोलूंगा, मेरे लिए बहुत सेंसिटिव इशू है।